गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द नेविगेटर इंस्टीट्यूट। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के बेसिस पर टॉपिक क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग का ये लेक्चर है ऑन द बेस होगा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिट डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो लिख देते हैं, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स के लिए मोर बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इसमें जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे प्योरली नीट के स्टूडेंट के लिए होगा, और इसमें सिलेक्टिव टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑल अब यूनिट और डायमेंशन समझते हैं। तो अभी एक चार्ट मैं बना रहा हूँ, उसमें आपको यूनिट डायमेंशन मालूम ही है, तो हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप नीट के एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं तो आप यूनिट और डायमेंशन एंड मेजरमेंट तो समझ ही रहे हैं कुछ। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट। तो फर्स्ट वाला भी एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, उसमें आपको यूनिट भी मिलेगा, डायमेंशन भी मिलेगा और फार्मूला भी डिस्कस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। क्वांटिटी इधर लिखते हैं और इधर हम लोग लिखते हैं यूनिट, और इधर लिखते हैं हम लोग डायमेंशन। ओके, सो ये जो चार्ट है इसमें हम लोग क्या क्या अभी जानने जा रहे हैं। क्वांटिटी भी समझेंगे, यूनिट भी समझेंगे और डायमेंशन भी, और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला भी आपको लर्न हो जाएगा। तो एक ही टॉपिक से काफ़ी आपको इसमें यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है। तो फर्स्ट वाला हम लोग डिस्कस जाने। क्वांटिटी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं फंडामेंटल, एंड दूसरा जो क्वांटिटी है वो होता है डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल वो क्वांटिटी है जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो फंडामेंटल कितने क्वांटिटी होते हैं? 7 क्वांटिटी होते हैं। इसके अलावा जितने भी क्वांटिटी हैं सब क्या होगा? डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी वो होगा जो फंडामेंटल का हेल्प लेके हम लोग डिराइव क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑल आप जो मैं स्टार्टिंग के जो 7 क्वांटिटी मैं लिखूंगा वो फंडामेंटल क्वांटिटी। आफ्टर दैट ऑल क्वांटिटी विल बी डिराइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपके हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 6 करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड लास्ट 7 है आपका मोल, नंबर ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो ये आपके क्वांटिटी हैं 7 जो अभी स्टार्टिंग में 7 जो क्वांटिटी लिखा, ये ऑल ऑफ दिस आर फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो जितने क्वांटिटी है वो कैसे क्वांटिटी हैं? फंडामेंटल। तो इन सब का यूनिट लिखते हैं। तो मास का जो यूनिट होता है वो आपका केजी, जो भी हम लोग यूनिट लिखेंगे वो विल भी एसआई यूनिट होगा या एमकेएस यूनिट। और लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर को स्मॉल एम से लिख रहे हैं, और टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, केल्विन को के भी लिख सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी कैंडिला, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और इसको केल्विन आप लिख सकते हैं के। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो अपने आप में क्या है? अमाउंट, नंबर होता है। नंबर का कोई यूनिट आपका यूनिट नहीं होता है, तो आप एन से इसको लिख सकते हैं, नंबर हो गया तो एन से आप रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये अमाउंट नंबर है, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। आफ्टर दैट हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? डायमेंशन। तो डायमेंशन, मास का डायमेंशन। तो डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बॉक्स में लिखते हैं। तो मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसा इसका स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट क्या है? मास है, एम है, तो यहाँ पे एम लिख दें। इसको कहीं कहीं ऐसे भी आप लिख सकते हो,
एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर 0। जो आपका डायमेंशन नहीं रहेगा उसको हम वहाँ पे 0 शो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। ऐसे आप लेंथ को अगर लिखोगे तो बॉक्स बनाना है और उसमें लेंथ किससे स्टार्ट हो रहा है, एल से, और टाइम कैपिटल टी, टेम्परेचर केल्विन के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, बॉक्स में बनाना है इसको, और लिमिनस इंटेंसिटी ब्रैकेट में सी डी लिख सकते हैं आप। एम्पियर को ब्रैकेट में ऐसे लिखना है कैपिटल ए, और नंबर ऑफ मोल को एन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब आपके जो भी हम लोग अभी पढ़े क्वांटिटी और यूनिट डायमेंशन वो 7 थे, और 7 ये सब कैसे हैं, क्वांटिटी है, फंडामेंटल है। सो इसको पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हम लोग क्वांटिटी डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके डिराइव क्वांटिटी। सो ये आपके कुछ बेसिस क्वांटिटी है, इसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। आफ्टर दैट अब जो भी हमें क्वांटिटी लिख रहा हूँ ऑल विल बी डिराइव क्वांटिटी होगा 7, 8, ठीक है। अब सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ एरिया 9, वॉल्यूम 10, डेंसिटी 11, वेलोसिटी 12, एक्सीलरेशन 13, फोर्स 14, प्रेशर, ओके। और भी बहुत क्वांटिटी है, अभी इन्हीं को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑल अब क्या करना है आपको, इन सब को अभी क्या करना है कि इन सब को आपको रटना नहीं है। एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल अगर क्वांटिटी आपको लर्न है, उसके बाद अगर आपको फार्मूला लर्न है तो सब आपको, ठीक है, कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा क्या किस क्वांटिटी का क्या यूनिट डायमेंशन होता है। बिकॉज आपको यहाँ पे रटना नहीं है, क्योंकि आपके जो सिलेबस इतना वाइड है कि आप, ठीक है, अगर रट रहे हो तो भूल भी सकते हो। सो यहाँ पे कैसे करना है आपको, अब वो कंसेप्ट बता रहा हूँ। फंडामेंटल लर्न करना है, दूसरा आपको फार्मूला। अगर यूनिट डायमेंशन कोई पूछ रहा है तो आप केवल फार्मूला और फंडामेंटल क्वांटिटी लर्न किए रहो। तो इसका फार्मूला पहले लिखते हैं। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। केवल क्या बार बार मैं फोर्स कर रहा हूँ आपको लर्न करने के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटी जानते रहो, और दूसरा आपका फार्मूला। सब आप यूनिट डायमेंशन सब किसी भी क्वांटिटी का आप निकाल सकते हो। अब अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं है तो अगर कोई मान लो कि रेंडमली कोई आप क्वांटिटी आप लर्न कर लिए, अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो एग्जाम में क्या होगा, इतना प्रेशर में स्टूडेंट, ठीक है, नाम भूल जाते हैं, तो ऐसे फार्मूला भी भूल सकते हो आप, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट ट्रिक यही है, फंडामेंटल क्वांटिटी लर्न करो और उसके बाद फार्मूला, सब क्वेश्चन हो गए A to Z। तो अब एरिया इक्वल टू क्या होता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और विड्थ भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो मीटर का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे वॉल्यूम का फार्मूला आप तो ये लोअर क्लास में पढ़ चुके हो, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ भी किस में मेजर करते हो, मीटर में, विड्थ भी मीटर में, और हाइट भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो एम क्यूब आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या बताएंगे आप, मीटर, मीटर क्यूब। डेंसिटी, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का भी निकाल चुके हैं हम लोग, क्या था, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें 3, ठीक है, कंटेंट आपका कवर हो रहा है, क्वांटिटी, यूनिट और डायमेंशन, एज वेल एज आपका फार्मूला भी लर्न हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी लर्न करना है, और आपको जितने भी है फार्मूला, और कुछ नहीं करना है आपको। जितने भी सब क्वांटिटी A to Z आप नहीं करोगे, केवल आपको लर्न करना है फंडामेंटल क्वांटिटी। आफ्टर दैट फार्मूला, जो भी क्वांटिटी का आपका यूनिट डायमेंशन पूछा जा रहा है उसका क्या लिखना है आपको, फार्मूला। चलो अब इसके बाद इन सब का डायमेंशन भी लिख लेते हैं हम लोग। तो डायमेंशन को बॉक्स में बनाना है। हम लोग लेंथ का डायमेंशन पढ़ चुके थे, L था, तो L की पावर 2 लग जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी अगर लिख सकते हो, L की पावर, M की पावर, जो अगर नहीं है उसको आप 0 रिप्रेजेंट कर सकते हो, L स्क्वायर T की पावर 0, ठीक है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी। चलो एम वॉल्यूम लिखते हैं। तो वॉल्यूम का क्या है, एम क्यूब। एम का मतलब मीटर हो गया, मीटर का लेंथ था, लेंथ का क्यूब, ओके। अच्छा, डायमेंशन का हम लोग पढ़ते हैं। तो डायमेंशन के क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है। तो मास का हम लोग डायमेंशन पढ़ चुके हैं, क्या था, कैपिटल M,
कैपिटल एम अपान वॉल्यूम का यूनिट क्या था, डायमेंशन हम लोग क्या लिखे थे, एल क्यूब, ठीक है। अच्छा ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा इसको, एम एल की पावर -3, इसको क्या कर देंगे बॉक्स में क्लोज कर देंगे, ओके। तो ये हो गया। अभी हम लोग डायमेंशन किसका पढ़े, डायमेंशन और यूनिट, डेंसिटी, वॉल्यूम और एरिया, ठीक है। आफ्टर दैट वेलोसिटी है, तो क्या बताया आपको, फंडामेंटल और फार्मूला। तो वेलोसिटी का कोई फार्मूला आप देखो, कोई फार्मूला ऐसा लर्न किए हो, तो फार्मूला हम लोग क्या लर्न किए हैं, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट आप किस में मेजर करते हो, मीटर में, और टाइम का हो गया सेकेंड, तो ऐसे ही आपको लिखना है। अच्छा इसको डायमेंशन लिखते हैं, तो डायमेंशन इसका क्या होगा, अभी लेंथ का डायमेंशन एल था, अपान में टाइम लिखेंगे, तो टाइम ऊपर जाएगा तो -1, तो इसका डायमेंशन आपको मिल गया है LT-1। तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चन करोगे तो वर्बली भी आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एसिलेशन लिखते हैं, तो एसिलेशन का पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसका फार्मूला, तो चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसिलेशन होता है। तो वेलोसिटी का हम लोग यूनिट पढ़ चुके हैं, ये सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, बहुत सिंपल है, अपान में टाइम इनटू सेकेंड कर दे, तो सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड, तो ये सेकेंड का स्क्वायर हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या मिल गया, इसका यूनिट मिल गया। तो फार्मूले से सब कुछ आ रहा है। तो अब चलो इसका डायमेंशन लिखते हैं, तो लेंथ का डायमेंशन एल, और नीचे टी स्क्वायर लिखोगे, एबव गया तो क्या मिल गया -2, तो ये आ गया आपका डायमेंशन, ओके। इसके बाद फोर्स लिखते हैं, तो फोर्स का कोई फार्मूला आप पढ़े हो, हाँ पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो। तो फोर्स इक्वल टू क्या आता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ओके। मास का यूनिट केजी और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया फोर्स का यूनिट। अब इस पे वर्क जो किया था न्यूटन किए थे, तो अपने नाम पे इसको लगा दिए कैपिटल एन, ठीक है। तो इसका अगर यूनिट केजी में बता रहे हो तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अदरवाइज इसको न्यूटन भी लिख सकते हो, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन लिखते हैं, तो मास का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल एम। एसिलेशन का डायमेंशन हम लोग लिख चुके हैं, मास इंटू एसिलेशन, एसिलेशन का डायमेंशन ऑलरेडी लिख चुके हैं, mL/-2, ओके। इसके बाद प्रेशर है, तो प्रेशर का अगेन कोई फार्मूला ऐसा देखो, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, यही तो होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स का यूनिट यहाँ पे लिख चुके हो न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या है आप पढ़ चुके हैं, यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फार्मूले से हो रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, जो लॉजिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको कैच करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या लिखोगे आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है, 1 पास्कल भी। तो दूसरा प्रेशर का यूनिट क्या बता सकते हो, पास्कल। अच्छा इसका डायमेंशन लिखते हैं, तो डायमेंशन बस देखो, फोर्स का डायमेंशन ऑलरेडी आपको मालूम है, mL/-2, mL/-2 अपान में एरिया का L स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, mL-1 T⁻²। तो ये आ गया आपका प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वांटिटी हैं आपके, एनर्जी भी है, पावर भी है, मोमेंटम, टॉर्क, ऐसे और भी क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। बट फर्स्ट ऑल आप इन सबको निकालने के पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, फंडामेंटल, यूनिट, डायमेंशन और आपके फार्मूले। ये अगर क्लियर है तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। चलो एक आध दो और क्वांटिटी के बारे में डिस्कस हम लोग कर ले रहे हैं। अब इसके बाद लिख रहा हूँ वर्क या एनर्जी, वर्क को एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्क हो गया, तो वर्क से रिलेटेड कोई फार्मूला लिखो, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हम लोग यूनिट पढ़ चुके हैं न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, या इस पर ए भी लिख सकते हैं या जूल भी लिखते हैं। तो वर्क का यूनिट आप क्या बताएंगे, जूल। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन क्या था आपका, mL/-2, और डिस्प्लेसमेंट का L था, तो L का मल्टीप्लाई L में, तो L स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशन आपको मिल गया। एक पावर का भी लिख लेते हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपान टाइम। तो वर्क का डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्क का यूनिट लिखते हैं, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल अपान में सेकेंड हो गया। एक तो ये हो गया, दूसरा इसको वाट भी लिखते हैं, तो वाट। तो पावर का यूनिट क्या आ गया, वाट, वर्क का जूल हो गया। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, तो फार्मूले में रख दो। तो वर्क अपान टाइम था, तो वर्क का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, mL² T⁻² अपान में T। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा,
एल की पावर -3 आ जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन मिल गया। सो आई होप कि आपको ये जो यूनिट और डायमेंशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। सो अब आज के बाद आपको क्या करना है कि रटना नहीं है। अगर कोई भी ऐसे क्वांटिटी रेंडमली में दिया जा रहा है तो बस फार्मूला उससे देखो, फार्मूले में रखो और सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसको पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हो। इसके बाद आगे स्टार्ट किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ द डायमेंशन। डायमेंशन का एनालिसिस है एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के एप्लीकेशन क्या है? तो 3 एप्लीकेशन है आपके। पहला है कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कन्वर्जन वन सिस्टम टू another system। दूसरा है आपका चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और जो तीसरा एप्लीकेशन है इसका डिराइव द फार्मूला। डिराइव द फार्मूला। अगर किसी फार्मूला को आपको डिराइव करना है तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन से आप डिराइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला इसको हम लोग लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो पहला क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो इसका डायरेक्ट पहले फार्मूला हम लोग लिखते हैं। वन सिस्टम अनदर सिस्टम का कन्वर्जन का है, इसको मैथमेटिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन या यूनिट के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दो। जैसे इस बेस पे क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, जैसे 1 मीटर को आप कितने सेंटीमीटर में लिख सकते हो? 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो क्या करोगे आप? अभी तो मैथमेटिकली आपको मालूम है कि 100 से मल्टीप्लाई करने पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसको विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशन का हेल्प लेके इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप बताना जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको फार्मूला लिखना है n1 ब्रैकेट में u1 इक्वल टू n2 ब्रैकेट में u2। इसी फार्मूले बेस पे हम लोग वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब ये n1 u1 n2 u2 ये सब क्या है? तो ये सब भी लिख ले लेते हैं हम लोग। तो n1 जो होता है फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम। ऐसे ही इसी के सिमिलरली आप n2 क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेकेंड सिस्टम। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड सिस्टम। अच्छा, u1 u2 क्या है? यूनिट, या इसको डायमेंशन के पैरेलल भी लिख सकते हो आप। यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम। यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम। इसी के सिमिलरली यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम u2 हो जाएगा। यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम। ओके, तो ये तो आपका फार्मूला था। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इस पे क्वेश्चन चलिए कोई एक देखते हैं। इसमें जैसे आपको दे दिया है कि g का वैल्यू जो है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये जो यूनिट है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। अब इसका वैल्यू सेंटी पर सेकेंड स्क्वायर में इसका वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू इसी में रखते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक तरह से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होगा, या यू कैन से कि ये CGS में इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये यही आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे आप राइट डाउन कर सकते हो। तो अब इसमें समझते हैं n1 u2 फार्मूला वही यूज करना है। तो ये अपने आप में n1 क्या हो गया? फर्स्ट सिस्टम। जो गिवन डेटा होता है वो फर्स्ट सिस्टम होता है, और जो फाइंड आउट करना होता है वो सेकेंड सिस्टम होता है।
तो ये अपने आप में हो गया N1 वैल्यू और ये हो गया U1। अच्छा ये क्या हो गया U2 हो गया, उसी के पहले जो फार्मूले में भी लिखना, और आपका N2 का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, N2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो अभी जो फार्मूला आपको बताया उसी में प्लेस कर दो इसको। क्या फार्मूला था, N1 ब्रैकेट में U2 N1 U1 इक्वल टू N2 ब्रैकेट में U2, प्लेस करो इसमें वैल्यू। तो N1 का वैल्यू कितना है 9.8। अच्छा U1 क्या है, U1 को यूनिट ही लिखो, तो यूनिट इसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा N2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिखते हैं हम लोग। अब इसके बाद U2 आपको दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। जिस टर्म में आपको फाइंड आउट करना होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो आपको एक सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर इक्वल टू N2 सेंटीमीटर। अब आपको N2 का वैल्यू निकलना है, तो इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में, तो जो आपको कन्वीनियंस रहे। तो 9.8, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू N2 ब्रैकेट में सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो आपको फाइनली मिल गया वैल्यू 9.8 इंटू 100, इसका वैल्यू आ गया 980। तो N2 का वैल्यू आपको मिल गया। जो G का वैल्यू है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना होगा, 980। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। तो फार्मूला अगर लर्न है तो इसी फार्मूले में प्लेस करना है आपको। चलिए इसी पे और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। NCERT में इसी बेस पे और भी क्वेश्चन ऐसे दिए हैं। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि 1 न्यूटन में, गिवन है आपका NCERT में, 1 न्यूटन में कितना CGS होता है, हाउ मच CGS वैल्यू। और दूसरा 1 जूल में कितना CGS वैल्यू। ये भी इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन है तो इसी फार्मूले से कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 न्यूटन में कितना CGS होगा। तो फर्स्ट ऑल आप CGS भी आपको मालूम होना चाहिए। लेंथ किस में मेजर करना है आपको, सेंटीमीटर में, और मास को किस में मेजर करना है, ग्राम में, और टाइम सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। एक्चुअली फोर्स इक्वल टू, तो फोर्स का फार्मूला था मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका यूनिट हम लोग लिखे थे एक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला, यही आपका यूनिट का हेल्प लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू, 1 न्यूटन का मतलब क्या होगा, 1 kg पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका। आपको निकालना है किसमें, CGS में। अब इसको थोड़ा सीरियसली इसको समझना, क्या मैं स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे इसका वैल्यू मुझे मालूम है कि CGS में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे न्यूटन दिया है, तो न्यूटन को हम लोग इसमें कन्वर्ट किए हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कन्वर्जन इसका देखो कैसे कन्वर्ट हुआ। तो CGS में इसका वैल्यू कितना होगा। अब CGS में अब आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। तो kg है मास का, CGS यूनिट क्या होता है, ग्राम। ओके, और मीटर का CGS सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स आपको CGS यूनिट क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ओके। तो चलो फार्मूले में रख देते हैं। ये अपने आप में क्या हो गया, N1 हो गया। ये वैल्यू आपका हो गया N1, ये हो गया आपका U1, और ये आपको निकालना है N2, और ये अपने आप में क्या हो गया U2। ठीक है, फार्मूले में रख देते हैं। तो फार्मूला आपका N1 ब्रैकेट में U1 इक्वल टू N2 ब्रैकेट में U2। ओके, ये आपके फार्मूला है। तो प्लेस करते हैं। N1 का वैल्यू आपको गिवन है 1, U1 आपका दिया है kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, N2 आपको फाइंड आउट करना है, और U2 का वैल्यू CGS में दे दिया है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, सिंप्लीफाई करना है। तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ पे kg दिया है, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर, यही है यहाँ पे कन्वर्ट करना है। 1 का एज इट इज लिख सकते हो आप, kg को कन्वर्ट कर दो ग्राम में। तो 1 kg में 1000 ग्राम हो गया। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हम लोग लिख लिए। अपान में सेकेंड तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू N2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इधर है आपका ग्राम N2 सेंटीमीटर, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट,
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो आपको फाइनली वैल्यू मिला है N2 का। N2 इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई थाउजेंड्स में कितना होगा 10 की पावर 5। तो आपको मालूम होगा 1 न्यूटन में कितना सीजीएस वैल्यू होगा 10 की पावर 5। तो एक इम्पॉर्टेंट आपको रिजल्ट मिल गया, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 सीजीएस वैल्यू होता है, और फोर्स का सीजीएस वैल्यू होता है डाइन। फोर्स का सीजीएस वैल्यू क्या होता है डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन 10 की पावर 5। तो ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये गिवन है, और 1 जूल में भी आई थिंक पूछा है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो। ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा, एक बार ट्राई करना इसे। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन अपना ड्रा कर सकते हैं, उसका तुरंत आपको रिस्पांस मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा इसका एप्लीकेशन हम लोग लिखे थे, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन जो है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन को ट्रू फॉल्स किसके हिसाब से हम लोग बताएंगे। तो चलिए अब इसका डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दिया है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे ट्रू या फॉल्स है। तो जो हम लोग चेक करेंगे, अब देखते हैं। कोई भी सपोज दैट इक्वेशन दिया है, एक जनरल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, a इक्वल टू बी प्लस माइनस सी है। सपोज दैट ऐसा कोई इक्वेशन लिखा है, जो अभी इसी में सब कंसेप्ट क्लियर है, ठीक, कंसेप्ट इसी में क्लियर करूँगा, तो इसको आप सीरियसली वॉच करें। ऐसा कोई इक्वेशन लिखा है a इक्वल टू बी प्लस माइनस सी, तो दो क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनका यूनिट डायमेंशन क्या हो, विल बी इक्वल है। तो इट मीन्स ये है, एक b को a से ऐड किया जा रहा है, इट मीन्स ये हुआ जो b का यूनिट होगा वही c का यूनिट होगा, या दूसरे टर्म में ये बोल सकते हो जो b का डायमेंशन होगा वही c का डायमेंशन होगा। अच्छा, ये जो a है वो b के भी इक्वल है, c के भी इक्वल है, सम के इक्वल है, तो यहाँ से a भी लिख सकते हो, जो यूनिट डायमेंशन b का होगा वही यूनिट डायमेंशन क्या होगा a का। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन उन्हीं क्वांटिटी का पॉसिबल है जिनका यूनिट डायमेंशन सेम हो। सपोज दैट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे 3 लिखा है मैंगो प्लस 2 एप्पल, 2 मैंगो यहाँ पे लिखो, इक्वल टू 5 मैंगो होगा। इसको इसलिए आप ऐड कर लिए बिकॉज यहाँ पे दोनों का यूनिट या डायमेंशन क्या, यूनिट आपका सेम हो गया, यहाँ पे मैंगो है यहाँ पे मैंगो, सो क्या हो गया एडिशन हो गया, 3 + 2 इक्वल टू 5। अगर ऐसे यहाँ पे दिया हो 3 मैंगो प्लस 2 एप्पल, अब इसको आप 5 नहीं लिख सकते हो, अब इसको 5 नहीं लिख सकते बिकॉज मैंगो और एप्पल दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन उन्हीं क्वांटिटी का पॉसिबल है जिनका यूनिट और डायमेंशन क्या हो, विल बी सेम हो। तो यहाँ से एक हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन को DIM लिख रहे हो, डायमेंशन ऑफ ए होगा वही डायमेंशन ऑफ बी होगा वही डायमेंशन ऑफ सी होगा। ओके, तो ये जो कंसेप्ट आया एडिशन सब्ट्रैक्शन से आया। अभी b प्लस माइनस सी लिखा है, तो जो डायमेंशन b का होगा वही डायमेंशन c का होगा, तो ये मैं लिख दिया। अब a b किसी के इक्वल है, रिजल्टेंट a के इक्वल है, तो ये भी मैं लिख सकता हूँ जो a का डायमेंशन होगा ये b और c के होगा। तो इसी का हेल्प लेके इन सब क्वांटिटी को चेक भी करते हैं और इसी बेस पे क्वेश्चन भी ठीक है नीट बनाता है। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम। हम लोग देखते हैं, एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। सपोज दैट v इक्वल टू गिवन है a/t² प्लस bx अपान c प्लस d t ऐसा लिखा, c प्लस t है। ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है v जो है वेलोसिटी है, v है वेलोसिटी और x है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम। ओके, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। इन सब का क्या बताना है आपको, डायमेंशन बताना है। तो अभी जो आपको कंसेप्ट बताया उन्हीं का कंसेप्ट का हेल्प लेके इसको सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो करते हैं। अभी क्या बताया गया था आपको
कि आपको फाइनली क्या निकालना है, ए और बी और सी का डायमेंशन निकालना है। तो कैसे इसको करेंगे, तो अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था, ए इक्वल टू बी प्लस माइनस सी, ऐसा लिखवाया था, तो वैसे ही होगा। तो यहाँ पे देखो एक तरह से ये ए गिवन है और ये बी है और ये क्या है आपका सी है। ओके, यहाँ पे सी हम लोग अभी सी का डायमेंशन डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं, सी का भी डायरेक्ट बता सकते हो, और इन सबको अभी इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बताया गया है, जो बी का डायमेंशन होगा ये सब इन सब का डायमेंशन इक्वल होगा, दिस क्वांटिटी प्लस दिस हो रहा है, तो इसका मतलब जो बी दिस पार्ट का डायमेंशन होगा वही इस पार्ट का डायमेंशन होगा। तो ऐसा हम अभी लिख लेते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ वी होगा वही डायमेंशन ऑफ किसके होगा, ए अपान टी स्क्वायर। ओके, किस फॉर्मूले से, ए इक्वल टू बी प्लस माइनस सी, ए इसके इक्वल है, तो यहाँ से लिख सकते हो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही ए अपान टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। वेलोसिटी का हम लोग को डायमेंशन अभी पढ़े थे, क्या था, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1 मिल गया। और डायमेंशन ऑफ इसका निकालना है, ए का निकालना है, तो इसको एज इट लिखना है, टी का डायमेंशन टी होता है, टी का डायमेंशन, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ए इक्वल टू क्या लिखें, एल टी -1 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर साइन के साथ ऐड कर दो, एल टी आ गया, तो एक आपको डायमेंशन मिल गया, कितना है, एल टी। अब इसके बाद अब रिमेनिंग कौन बचा, बी और सी बचा। देखो सी का डायमेंशन डायरेक्ट अभी बता सकते हैं, अभी बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, विल बी सेम होगा। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन टी है, तो इट मीन्स इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो सी का डायमेंशन क्या होगा, टी डायरेक्ट, बिकॉज अभी बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का यूनिट क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे टाइम है तो इट मीन्स सी भी क्या होना चाहिए, टाइम के इक्वल होना चाहिए। तो टी का डायमेंशन आ गया, सी का डायमेंशन आ गया कैपिटल टी। अब हम लोग डायमेंशन किसका देखते हैं, बी का। तो बी के डायमेंशन के लिए ए सब अपने आप में इक्वल है, ए अपने आप में ए है, ए अपने आप में बी है, ए सी है। ठीक है, तो ये सब का डायमेंशन क्या था, सब इक्वल थे आपके। ठीक है, तो यहाँ से ए भी लिख सकते हो, जो ए का डायमेंशन होगा वही सी के डायमेंशन की इक्वल होगा। तो ए का मीन्स हो गया डायमेंशन ऑफ जो ऑफ वेलोसिटी होगा वही डायमेंशन ऑफ क्या लिखोगे, ओवरऑल बी एक्स अपान में सी प्लस टी। ओके, अब रख देते हैं इसमें वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी -1। अच्छा, बी का निकालना है, इसको एज इट इज, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल अपान में इसका डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके थे, अभी डायमेंशन इसका टी होगा। तो टी का एडिशन नहीं करें, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखना है, तो किसी एक का डायमेंशन लिख लो आप, टी आएगा। ओके, अब क्या करते हैं, कैंसिल आउट, सिंप्लीफिकेशन, एल से एल कैंसिल आउट हो गया आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बी का वैल्यू आएगा टी मल्टीप्लाई टी की पावर -1, तो बेस सेम है तो पावर साइन ऐड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इट मीन्स ये कर सकते हो डायमेंशन लेस हो गए, या ये भी बोल सकते हो बी का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे देखना, नीट आपके क्वेश्चन बहुत दर्जनों ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं और 1-2 साल में ऐसे क्वेश्चन बनते रहे हैं यूनिट डायमेंशन से। इसके आगे भी आपके टॉपिक है, अभी आपको ये बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन ऐसे दिया हो, उन सब का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। सो आज के लिए इतना ही कवर करते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। और अब सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा नाम प्रतीक कुमार सिंह है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।